वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी PYQ की सीरीज, जो कि UPPSC द्वारा पिछले जितने भी वर्षों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे UPPCS है, RO या अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें GS के कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब्जेक्ट में। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ ही अभी जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है ना, ASC RO की वैकेंसी है, या फिर UPPSC RO की न्यू वैकेंसी आ रही है 2026 की। इवन आप मेंस भी टारगेट कर रहे हैं इस बार का, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स भी इनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए पेड ग्रुप के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो स्टडी मटेरियल पा सकते हैं जो सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के साथ साथ आपके नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। क्लासेस के साथ नोट्स तो पढ़ेंगे ही, बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी नोट्स दिए जाते हैं जो आप रिवीजन कर सकें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और करंट अफेयर, इन सभी का टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ में पेड क्विज भी, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप जिन भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे UPP से प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा मेंस का भी आप देख सकते हैं, पेड ग्रुप अवेलेबल है। ये UPPCS मेंस का है, जिसमें आप देखेंगे ये 7800 में आपको पूरा दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल। साथ में आप पा सकते हैं अलग से हिंदी का। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा GS की आंसर राइटिंग या फिर आप ऐसे आंसर राइटिंग का अलग से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये UPPCS मेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, GS की भी। और जो आपका GS 5-6 है, सिर्फ उसकी अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। इसके अलावा जो अगला कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये UPPCS प्रीलिम्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल सिर्फ उतना दिया जाएगा और उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो UPPCS का एग्ज़ाम और प्रीलिम्स में डायरेक्टली 134 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी SCS के स्टडी मटेरियल से थे। अगर आप मेंस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आगे 2026 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ करंट अफेयर की भी दिक्कत आ रही ना, तो वो इस पेड ग्रुप के साथ आपकी दिक्कत ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह का RO का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। सभी के लिए आपको ये नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको वही स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। 446 क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो कोई भी संसद है, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है, इसमें राष्ट्रपति नहीं होते। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद का या उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। यदि बिना अनुमति के 60 दिन से ज़्यादा कोई सांसद अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि वह सदन की अनुमति के बिना 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। राज्यसभा का है, लोकसभा का है, पंजाब विधानसभा या फिर राजस्थान विधानसभा। तो ये राज्यसभा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित रहने का अधिकार या अपरिचित को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो इनमें कौन सा नहीं है पूछा गया है सामूहिक विशेषाधिकार में? तो ऑप्शन सी है, साक्षी के रूप में उपस्थित रहने की जो स्वतंत्रता है वो सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है संसद का, बाकी सारे इनके विशेषाधिकार में आते। अगला प्रश्न देखिए, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर।
इसका करेक्ट आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए इसमें पूछा गया संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए या संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, या राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना है और इसका राइट आंसर इन चारों दशाओं में सही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रभावी करना है, अगर राज्य सहमति दे दे कि हमारे विषय पर आप कानून बना दीजिए तो भी, राष्ट्रपति अगर शासन लगा हुआ तो भी, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके लिए कोई प्रस्ताव पारित कर देती तो भी संघीय संसद अर्थात संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। आपको पता होगा हमारे संविधान में 3 तरह की लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। अब इनमें क्या होता है कि जो स्टेट या यूनियन लिस्ट है इन दोनों में अलग अलग बंटवारा है। तो स्टेट या राज्य सूची जो है राज्य के विषय हैं उन्हीं पर कानून बनाएगा राज्य, और जो यूनियन लिस्ट है वो अपने केंद्र के जो दिए गए विषय उन पर कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। अब बात की जा रही कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है और इस पर संसद को कानून बनाना है तो आर्टिकल 249, 250, 252 या 253 के तहत किसके तहत बना सकती है। राइट आंसर याद रखिएगा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 253 याद रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? जब तक भारत का उपराष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश ना दे दे, या फिर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। अदरवाइज विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित कर दे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, या फिर राष्ट्रपति आपातकाल लागू है। ऐसी कौन सी दशाएं होंगी? तो देखिए, राज्यसभा जब तक ये प्रस्ताव पारित ना करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, पहली चीज़। दूसरा, या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अभी हम पिछले प्रश्न पढ़ रहे हैं उन्हीं से ही पूछा गया है, बस क्वेश्चन को लेंदी कर दिया गया जिससे हम लोग को कंफ्यूज किया जा सके। राइट आंसर ऑप्शन डी है। विधानसभा से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है और राष्ट्रपति से भी इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है। 454 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। इसमें क्या पूछा गया है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से बना सकती है, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करनी है तो भारत किसी भी भाग में या संपूर्ण भारत के भाग पर संसद कोई भी कानून बना सकती है। ये कब होगा? जब इसे कोई भी राज्य की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जैसे दी गई किसकी सहमति ली जाएगी, तो ऐसे सहमति की आवश्यकता नहीं होती। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। कौन बनाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल या क्षेत्रीय परिषद। ये काम संसद का है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषय पर भी कानून बनाना है। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं तो किसके पास है? संसद के पास है। संसद ऐसा कानून बना सकती है। 456 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो यह राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, या पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन या स्वीकार करके पास कर दे। तो क्या होगा अगर धन विधेयक को अंगीकार, कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी क्रियाविधि दी गई है जो एक बार लोकसभा से पारित कर दी गई है और राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया। यहाँ से पारित है, इसने संशोधन किया है। तो अब क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन या स्वीकार करके पास कर दे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल के बारे में आपसे पूछा गया। भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये नई क्रियाकलाप है जो संसदीय व्यवस्था में आप देख सकते हैं, शून्यकाल, ठीक है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि से रिलेटेड प्रश्न अगर आ जाए तो कितने से अधिक हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल या 2 घंटे? 1 घंटे से
अधिक हो सकती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। तो संसद में शून्यकाल का समय पूछ लिया गया है। क्या है? 9 बजे से 10 बजे तक सुबह, 10 से 11, 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 1 बजे तक। इसका राइट आंसर होगा दोपहर 12 बजे से ये शून्यकाल शुरू होता है, 1 बजे तक रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है पूछा गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, या धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो कौन सा एक कथन इसमें सही है पूछा गया है। तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता, मतलब धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। पुनः स्थापित दिया गया, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, या फिर 16 दिनों तक। तो यहाँ पर 14 दिनों तक याद रखिएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा के पास जाता है तो सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है राज्यसभा। इसमें अगर कोई संशोधन या कुछ भी वो अपना सिफारिश देती है तो ये लोकसभा पर डिपेंड है, वो उसको स्वीकृत करे, अस्वीकृत कर दे, या फिर जैसा है वैसा ही पारित मान लिया जाए। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने समय तक? 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, या 14 दिन तक। धन विधेयक के संबंध में प्रश्न है और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया, सिर्फ 14 दिनों तक। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी शक्ति है कि 14 दिन तक रोक के रख सकती है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धन विधेयक राज्यसभा में होता है प्रस्तुत, लोकसभा में। देखिए मैं बार बार बता चुकी हूँ तो इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी। लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है मैं वहीं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए धन विधेयक कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, या लोकसभा का अध्यक्ष? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पर देखिए आहूत कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करते हैं राष्ट्रपति। इसको प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, डिप्टी स्पीकर। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो फिर कौन प्रिसाइड करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं करेंगे, वो सदन के सदस्य नहीं होते। यहाँ पर कौन करेगा? उपसभापति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने वो भी इसके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए अगर आप पॉलिटी के ये प्रश्न हल कर लेंगे ना मेरे साथ तो आपकी बहुत सी दिक्कतें जो पॉलिटी में वो ख़त्म हो जाएंगी। प्रश्न देखिएगा एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। ये PYQs हैं जिन पे अपनी पकड़ बनानी और टॉपिक समझना है, कैसे प्रश्न हो सकते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, स्टेटमेंट में भी। तो लेंदी क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं आप। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन वो ईजी होते हैं, ऐसे टफ नहीं होते। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना अपने क्वेश्चंस पे और तैयारी अच्छे से करते रहिए। जल्द ही आपका UPPCS प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आने वाला है, वो भी आ जाएगा। और मेंस के लिए आप लगे रहिए, जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में आप UPPCS 2026 भी टारगेट कर रहे हैं तो मेंस प्लस प्री का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कोर्स के द्वारा यहाँ पर आपको UPPCS हो या फिर आप मेंस के लिए तैयारी करें, UPPCS के प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करें, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बेस्ट कोर्सेज के साथ ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराता है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है। और UPPCS का कोई भी एग्ज़ाम हो अभी तक जितना भी पढ़ाया जाता है वहीं से प्रश्न SCS के नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह से आ जाते हैं। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल लीजिए, फाउंडेशन बेस्ट से जुड़िए। बाकी जानकारी आपको दिए गए नंबर्स पे मिलेगी, कांटेक्ट कीजिए। नंबर मैंने अभी आपको प्रोवाइड कराया था, आप उन पे देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको नंबर दिखा दे रही हूँ, ये नंबर से इन पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।